Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online. Today we are going to cover important MCQs related to the food technology subject of your GATE examination. So in this session we are going to cover 25 important MCQs related to your exam which are also often come in your previous year examination also. So let's start today's session. So before we start the session, again I want you all to introduce that Food Tech Online release dedicated courses to your GATE Life Sciences Examination Preparation. अब इन्हीं कोर्सेज में से जो पहला कोर्स है उसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे कवर किए जाएंगे वो होंगे जनरल एप्टीट्यूड, फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। इस कोर्स का आपको फीचर्स अगर आप देखने को जाएं तो इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेगी, साथ में लाइव क्लासेस दी जाएगी बाय वेरी वेल क्वालिफाइड फैकल्टी फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। देन उसके बाद में इसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वीडियोस जो होते हैं इन दोनों तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको दी जाएगी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा आपको इस कोर्स के अंदर ई बुक्स मिलेगी। देन ग्रुप डिस्कशन आपका इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर आप अपने जो अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए इस गेट लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, और उसके अलावा जो आपके टीचर्स होंगे इस कोर्स के अंदर उनसे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं इस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल होना है या फिर इसकी प्राइस और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फूड टेक ऑनलाइन ऐप पर विजिट कर सकते हैं, ये कोर्स वहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर इस जीमेल अकाउंट पे भी अपना क्वेरी को रेस कर सकते हैं। तो ये था कोर्स के बारे में। जो दूसरा कोर्स है इसके अंदर आपके जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है वो बदल जाएगा। इसके अंदर आपके जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। फीचर्स इसके भी सेम ही रहेंगे, सेम आपके एंथुसिज्म और नॉलेज के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियो, ई बुक्स और ग्रुप डिस्कशन ये सब इसके आपके की एलिमेंट होंगे और ये सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। अब कॉस्ट क्या है हर कोर्स की वो आप देखना चाहे तो फूड टेक ऑनलाइन ऐप पर जाइए, वहाँ पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको इस कोर्स और बाकी कोर्सेज के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पे जो फ्री रिसोर्सेज है आप उनका भी इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट जो कोर्स है वो होगा गेट एग्जाम के लिए और इसके अंदर आपका फूड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है उसे अच्छे से उसके हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। सेम फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे, इसके अंदर भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, साथ में लाइव क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम द टीचर ऑल ओवर द इंडिया। देन टेस्ट सीरीज होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे विद एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यूज होंगे विद एक्सप्लेनेशन, ई बुक्स होगी और उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन भी होगा। और इस कोर्स को अवेल करने के लिए भी आप उन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर फूड टेक ऑनलाइन ऐप पर जा सकते हैं। So now we will move towards our session. The first question is that heavy use of soya product as a substitute for meat can inhibit absorption of, यानी कि जो सोया प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें मेनली हमारे आते हैं सोया प्रोडक्ट्स के अंदर वह प्रोडक्ट्स जो सोयाबीन से बन रहे हो और उनमें हम मेनली 3 प्रोडक्ट्स अगर देखना चाहें तो होंगे सोयाबीन्स हो जाएगी मेन प्रोडक्ट तो ठीक है। उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग फॉर्म अगर हम देखें तो सोया चंक्स हो जाएंगे, ओके। और सोया चंक्स के अलावा तीसरा जो आजकल बहुत फेमस है वो हो जाएगा टोफू, ओके। तो ये जो सोया प्रोडक्ट्स होते हैं इनको एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ मीट प्रोडक्ट यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रोटीन अमाउंट इन देयर कंपोजिशन। तो इनको एज अ जो वेजिटेरियन होते हैं जो मीट प्रोडक्ट नहीं खाते तो वो अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए सोया प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अगर मैं पर्टिकुलरली सोया चंक्स की बात करूं तो 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है अराउंड पर 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स में, ओके। वहीं अगर मैं मीट की बात करूं तो मीट के अंदर अराउंड 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है पर 100 ग्राम इनटेक ऑफ मीट प्रोडक्ट के अंदर, ओके। तो इसी वजह से ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह यूज किए जाते हैं। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? इन्हीं सोया प्रोडक्ट्स और सोया प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं फाइटेट्स, ओके, और लेक्टिन। अब ये जो फाइटेट और लेक्टिन होते हैं ये क्या करते हैं, ये आयरन के साथ में जुड़ जाते हैं, ओके। और जब ये आयरन के साथ जुड़ते हैं बॉडी के अंदर, अगर हम मिनरल की फॉर्म में आयरन को लेते हैं, ये आयरन के साथ में जुड़कर बना देते हैं इनसॉल्यूबल कंपाउंड,
ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में हो नहीं पाता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। अब आयरन की क्या इंपॉर्टेंस है हम सबको पता है। आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है, वहाँ पे हमें आयरन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा ये और भी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को ऑल्टर करता है। ओके, और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ये भी हमको पता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कांस्टेंट फॉर, यानी कि इनमें से किन दो के रिएक्शन के वक्त जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जनरेट होगी वो कांस्टेंट होगी। ऑप्शंस है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वीक बेस। अब अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, तो हम सबको पता है जब भी एसिड और बेस आपस में जुड़ेंगे तो दो चीजें बना देते हैं, सॉल्ट्स, ओके, और दूसरा वो बना देते हैं वाटर। अब अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्यों होगा वो समझते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो इन दोनों की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं तो जितने भी एसिड के मॉलिक्यूल है वो H+ रिलीज कर देते हैं, और जितने भी बेस के मॉलिक्यूल है वो OH- रिलीज कर देते हैं, और OH- रिलीज कर देते हैं, और ये दोनों मिलकर प्रॉपर H2O बना देते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, चाहे आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, भले HCl ले लो, H2SO4 ले लो, और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, जब भी इन दोनों की रिएक्शन होगी तो एक कॉन्स्टेंट अमाउंट में ही हीट रिलीज होगी, जिसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। और इसका जो अमाउंट होता है वो लगभग माना जाता है 57.1 किलो जूल पर मोल। ओके, सो ये वैल्यू हम कंसीडर करते हैं एज अ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और वहीं अगर आप बात करें बाकियों की, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड वीक बेस, इन सब के केस में क्या होता है, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि इनकी जो वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ये इस नेचर ऑफ एसिड और बेस पे भी वेरी करती है, और साथ में इनकी रिएक्शन की कंडीशन पे भी वेरी करती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट है। The next question is that which of the following food is produced by fermentation involving lactic acid bacteria, यानी lactic acid bacteria के द्वारा जो fermentation की जाती है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ऑप्शन है बियर, कॉफी, योगर्ट एंड विनेगर। कॉफी तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये एक फर्मेंटेटेड फूड प्रोडक्ट है ही नहीं, ये तो डायरेक्टली प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट है। ओके, बाकी अगर हम बात करें बियर की, तो बियर दरअसल हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से हमें देखने को मिलता है। ओके, और इसके लिए मेनली जो माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं यीस्ट, और यीस्ट में भी सैक्रोमाइसिस कर्विसी जो स्पीशीज होती है वो मेनली इन्वॉल्व होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बियर। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें योगर्ट, योगर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि योगर्ट और आप जो भी बाकी मिल्क बेस्ड फर्मेंटेटेड फूड प्रोडक्ट देखोगे लगभग उन सब में आपको कॉमन मिलेगा कि वो सारे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से ही मिल रहे हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर जो मेजर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में शुगर प्रेजेंट होती है वो लैक्टोज होती है। ठीक है, और लैक्टोज के फर्मेंटेशन से ही बाद में लैक्टिक एसिड बनता है। अब अगर हम योगर्ट की बात करें तो योगर्ट बनाने के लिए दो माइक्रोबियल स्पीशीज बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। एक तो होती है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, और दूसरी होती है हमारी स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ओके, अब मैंने इनका नाम क्यों बताया, क्योंकि जो डेयरी या फिर फूड इंडस्ट्री के वह लोग हैं जो कि फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं या फिर उन फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हो, उनके लिए ये दो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि योगर्ट की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ही कॉम्पैक्ट होने की उसके टेक्सचर में, वो यही बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो डेयरी के स्टूडेंट हैं उनको तो ये याद रखना ही है। और योगर्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये एक फर्मेंटेटेड डेयरी प्रोडक्ट होने के साथ में एक प्रोबायोटिक की तरह भी वर्क करता है।
ओके, वहीं अगर लास्ट जो ऑप्शन था विनेगर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि विनेगर का आपको अगर साइंटिफिक नाम भी पता होता तो भी आप आंसर दे देते। विनेगर लैक्टिक एसिड नहीं बल्कि एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसीलिए विनेगर का जो केमिकल नेम है वो एसिटिक एसिड ही होता है। और जो विनेगर है वो बनाते हैं मेनली एसिटोबैक्टर, जो स्पीशीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या बैक्टीरिया की, ये एसिटोबैक्टर स्पीशीज ही मेन हमारे विनेगर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इंडस्ट्री के अंदर। ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ब्लांचिंग ऑफ फूड्स। सो सबसे पहले अगर हम ब्लांचिंग की बात करें तो ये एक हम कह सकते हैं प्री ट्रीटमेंट होता है फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, और स्पेशली फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर, जिसके अंदर उन्हें सबसे पहले बॉइलिंग और स्टीम की मदद से हीट किया जाता है और उसके बाद इमीडिएटली कूल कर दिया जाता है। इसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है इनएक्टिवेट एंजाइम्स फाउंड इन फूड, जिनमें आते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो ऑफ फ्लेवर कॉज कर देते हैं और फूड को स्पॉइल कर देते हैं, स्पेशली फ्रूट और वेजिटेबल को, ठीक है। तो इन एंजाइम्स में कौन से आते हैं, इनमें मेनली आते हैं पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल न्यूट्रलेज, और बाकी कई एंजाइम होते हैं जिनमें आते हैं लाइपोऑक्सीनेज। तो इन सब एंजाइम को डीएक्टिवेट करने के लिए हम जो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं ब्लांचिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड ओवन ड्राइंग फॉर डिटरमाइनिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो तुरंत आंसर दे देंगे। ऑप्शंस आर कलर चेंज इज मेजर्ड, लॉस ऑफ वेट रिप्रेजेंट लॉस ऑफ वाटर, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर्ड, चेंज इन लाइट एब्जॉर्प्शन इज मेजर्ड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ओवन ड्राइंग जो मेथड होता है उसके अंदर हम मॉइस्चर कंटेंट कैसे फाइंड करते हैं और उसमें कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है। तो आपने देखते ही बता दिया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ वेट रिप्रेजेंट लॉस ऑफ वाटर। इसके अंदर सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले हम हमारा फूड सैंपल लेते हैं, तो उसका वे करते हैं, उसके बाद हम ओवन के अंदर उसे हाई टेम्परेचर पे फॉर कंप्लीट ड्राइंग रख देते हैं, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है ओवन का वो आपके कौन सा फूड प्रोडक्ट का सैंपल है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जब वह कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम, तो हम उसे दोबारा वे करते हैं, और दोनों जो वेट की रीडिंग है उनमें हम चेंज पाते हैं, क्योंकि उसके फूड प्रोडक्ट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है ड्यू टू हाई हीट, और जो हमारा डिफरेंस आता है वेट के अंदर बिफोर ड्राइंग एंड आफ्टर ड्राइंग, वही जो वेट होता है वही हम एज अ मॉइस्चर कंटेंट कंसीडर करते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ वेट रिप्रेजेंट लॉस ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग। अब एसेप्टिक पैकेजिंग को अगर मैं सिंपली डिफाइन करना चाहूँ, so it means that sterile product, okay, sterile product is, we can say that packed in sterile material, sterile packaging material we can say in the sterile environment। अब इन तीनों का मतलब हम सबको पता ही है कि जो भी प्रोडक्ट हो वो हर तरीके के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो। वो जो जिस पैकेजिंग मटेरियल में रैप किया जा रहा है या पैकेज किया जा रहा है वो भी पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो, उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को जो उसके सरफेस पे प्रेजेंट थे डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो, और जो एनवायरनमेंट हो उसमें भी कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं हो। और इस कंडीशन को हम कहते हैं एसेप्टिक पैकेजिंग। इस कंडीशन में जिस पैकेजिंग को कंडक्ट किया जाता है ताकि जो हमारे फूड प्रोडक्ट की माइक्रोबियल कंटामिनेशन है या माइक्रोब्स के कारण जो उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है उसे रोका जा सके। तो ये बस 3 टर्म आपको याद रखनी है जब भी एसेप्टिक पैकेजिंग आए, कि स्टेराइल प्रोडक्ट को स्टेराइल्ड मटेरियल में स्टेराइल एनवायरनमेंट में पैक किया जाता है, ठीक है। अब ऑप्शंस को देखें तो देख लो, पहला है टेट्रा पैक ड्रिंकिंग बॉक्सेस, दूसरा है पेपर बैग्स, थर्ड वन इज मिल्क कार्टन्स और लास्ट वन इज दी प्लास्टिक बैरेट बैग। तो मिल्क कार्टन तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि ये प्रोडक्ट के कॉन्टेक्ट में तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। और ये क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया। पेपर बैग भी हम कंसीडर नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि स्टेराइल ना तो एनवायरनमेंट है ना ही हमारा हम कह सकते हैं पैकेजिंग मटेरियल अगर इतना स्टेराइल हम नहीं कर सकते पेपर बैग के केस पे। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्रा पैक ड्रिंकिंग वाटर। तो टेट्रा पैक बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके अंदर लेयर्स होती है डिफरेंट
हम कह सकते हैं मटेरियल की, जो कि लेमिनेट्स कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से इसकी जो मॉइस्चर के प्रति, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रति और जो लाइट है, इन तीनों के प्रति इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये फूड प्रोडक्ट को इन तीनों के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, जिससे उसकी स्पॉइलेज हो, ठीक है। प्लास्टिक ब्रेड बैग भी इसका आंसर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए टेट्रा पैक हो जाएगा। और इसे हम लेमिनेट्स, इसके अंदर जो लेयर्स प्रेजेंट होती है उन्हें लेमिनेट्स कह देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच गैस कॉज फ्रूट टू राइपन। राइपन जिसे हम मैच्योरिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर फ्रूट जो होते हैं वो एज होते हैं और वो पूरी तरीके से हम कहते हैं उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इंडस्ट्री लेवल पे जिस गैस का हम इस्तेमाल करते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए वो होती है इथाइलिन। अब इथाइलिन क्यों? इथाइलिन दरअसल एक प्लांट हार्मोन भी होता है जो डिफरेंट फ्रूट जनरेटिंग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो प्लांट हार्मोन होता है ये राइपनिंग यानी फ्रूट्स की मैच्योरिंग को एक तरह से बढ़ाता है। इस वजह से जो इंडस्ट्रियल लेवल पे इथाइलिन गैस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मैच्योरिंग ऑफ डिफरेंट फ्रूट प्रोडक्ट्स। जैसे कि आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर के बनानाज होते हैं उनको येलो में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें डिफरेंट गैस से भी ट्रीट किया जाता है और वो नेचुरली भी ऐसा कई बार शो कर देते हैं। उसके पीछे मेन रीज़न होता है कि एनवायरनमेंट में भी एथाइलिन कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनली राइपनिंग के लिए अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे इस्तेमाल करना है तो हम इथाइलिन गैस का इस्तेमाल करते हैं। Now the next question is that which of the following chemical is a solvent used for testing of fat content। यानी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर फैट कंटेंट को टेस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शंस को अगर हम देखें, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है अमाइलेज, चौथा है ईथर। अमाइलेज तो इसका डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि अमाइलेज क्या है, ये एक हमारा एंजाइम होता है जो कि मेनली हमारा रिलेटेड होता है कार्बोहाइड्रेट से। और हम सबको पता है अमाइलेज जो है वो स्टार्च और जो भी सेल्यूलोज है इनको तोड़ने के काम आने वाला एंजाइम है। मेनली इसको हम रिलेट करते हैं स्टार्च को, हाइड्रोलाइसिस से स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम से, ठीक है। अगर हम बाकी दो ऑप्शन देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैंसिल हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हम सबको पता है क्या है, पोलर नेचर के। और जबकि हमारा जो फैट होता है वो कौन सा नेचर का होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हमेशा डिसॉल्व होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन से भी हम जाते तो ऑप्शन नंबर डी होता, ईथर। अब अगर हम डिटेल में देखें तो ईथर जैसा मैंने आपको बताया एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है या फिर नॉन पोलर नेचर का हमारा केमिकल होता है। इसी वजह से जो भी फैट है, जो भी हमारे नॉन पोलर नेचर के होते हैं वो ईथर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। और ईथर की मदद से हमारे इंडस्ट्री में जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है मोजोनियर। मोजोनियर मेथड जो होता है ये हमारा फैट टेस्टिंग मेथड होता है। बाकी कई मेथड और भी होते हैं जिसमें गड़बड़ भी आता है, लेकिन जो मोजोनियर मेथड होता है उसमें ईथर एज हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं फॉर फैट एक्सट्रैक्शन, ओके। अब इसमें हम करते क्या है, सिंपली इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फैट प्रेजेंट होता है किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर उसको सबसे पहले ईथर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं और बाद में ईथर को इवेपोरेट कर देते हैं और फैट को हम जो पीछे रेजिड्यू बचता है उसकी फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको मेजर कर लेते हैं। बहुत सिंपल केमिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, ईथर। नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इन चॉकलेट मिल्क कम फ्रॉम सीवीड। अब इसका जो सही आंसर आप अगर देखना चाहें तो ग्लूकोज गलत है, सुक्रोज गलत है और कोकोआ गलत है। इसका सही आंसर आप ऑप्शन से कार्जिनन लगाते हैं। अब कार्जिनन है क्या? कार्जिनन दरअसल एक तरह का स्टेबलाइजर है जो हमें सीवीड से मिलता है, ओके। और स्टेबलाइजर्स में हमारे अगार अगार और कार्जिनन दोनों ही हमें सीड वीड से मिलने वाले स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, स्टेबलाइजर का मेन काम होता है वाटर एक्टिविटी को कंट्रोल करना फूड प्रोडक्ट के अंदर, वो फूड प्रोडक्ट को उसका टेक्सचर प्रोवाइड करना और कई मामलों में इमल्सिफायर के साथ मिलकर जो फूड प्रोडक्ट के अलग अलग कंपाउंड्स है उन्हें एक साथ बनाए रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं स्टेबलाइजर्स के किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर। साथ में ये और भी वर्क परफॉर्म करता है जिसमें एक इंपॉर्टेंट अगर मैं बताना चाहूँ तो चिलेटिंग इफेक्ट आ जाएगा। स्टेबलाइजर जो होते हैं वो बहुत अच्छे चिलेटिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड प्रोडक्ट के अंदर जो भी मेटल आयन होते हैं उनको अपने साथ बांध लेते हैं और उन मेटल आयंस के कारण जो भी ऑक्सीडेशन होता है फैट का, हम सबको पता है कई सारे मेटल आयंस होते हैं जो फैट का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ऑफ फ्लेवर्स बना देते हैं, उन सबको भी रोकते हैं। तो ये एक एज अ प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं और एज अ प्रिजर्वेटिव ये वर्क करते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्जिनन।
नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब आप सबको मैंने पहले बताया था जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, ओके, लिनोलेइक और लिनोलैनिक एसिड, इनको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन बॉडी हमारी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर पाती, तो हमें एक्सटर्नल सोर्स से इन्हें कंज्यूम करना होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो बहुत अच्छा सोर्स होता है वो होता है हमारा फैटी फिश या फिर फिश ऑयल की जो टैबलेट्स आती है, आपने देखा होगा जो ओमेगा 3 की जो आप कैप्सूल्स लाते हो मार्केट से, उसमें लिखे हुए होते हैं इंग्रेडिएंट्स के अंदर फिश ऑयल। तो फिश जो फैट होता है और फिश ऑयल होता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का, ठीक है। और ये जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है ये हमारी बोन हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ये बाकी सारे बायोकेमिकल फंक्शंस भी हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद फीकल कंटामिनेशन, यानी ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फूड प्रोडक्ट में अगर वह फीकल के द्वारा कंटामिनेट हो जाता है तो उसमें आ जाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मिल्क है, मिल्क अगर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे अनहाइजीनिक फार्म प्रैक्टिसेस में निकाला जाता है तो कई बार होता है कि जो काउ डंग है उसके कुछ ट्रेसेस उस मिल्क के अंदर आ जाते हैं, और अगर उस काउ डंग के अंदर कंपाइलोबैक्टर जेजुनी प्रेजेंट है जो कि क्या है फीकल कंटामिनेशन से आने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो एक बहुत सीवियर डिजीज कॉज कर देता है, डायरिया, ठीक है। और डायरिया जो होता है वो हम सबको पता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है, जिसके कारण जो हमारा वाटरी स्टूल है वो सारी प्रॉब्लम में देखने को मिलती है। इसके कारण ये जो बैक्टीरिया है ये बाद में फीकल के थ्रू ही आगे ट्रांसमिट होता रहता है, ठीक है, फीकल कंटामिनेशन के थ्रू ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलोबैक्टर जेजुनी। आप इसे डायरिया से याद रख सकते हैं क्योंकि डायरिया क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम और फीकल रिलेटेड प्रॉब्लम, ये डिजीज ही है, तो ये कॉज करने वाला जेजुनी होता है। वहीं अगर हम कोलिस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम की बात करें तो ये जो कैंड फूड होते हैं उनके लिए सबसे खतरनाक बैक्टीरिया माना जाता है, क्योंकि जो कोलिस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम होता है ये बोटुलिज्म यानी एक तरह से फूड पॉइजनिंग कॉज करता है हमारे कैंड फूड के अंदर, और कैंड फूड के अंदर ये जो हमारे एक तरह से गैस फॉर्मेशन करके उनका जो स्वेलिंग भी कॉज कर देता है, ठीक है। तो कैन फूड के अंदर सबसे खतरनाक ये माना जाता है। वहीं हम बात करें बैसिलस सीरस की, तो ये क्या है, ये एक तरह का स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सब हमारा हो गया आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, कंपाइलोबैक्टर जेजुनी। Now next one is which industrial processing method is most effective for making dried potato flakes, यानी जो हमारे पोटैटो फ्लेक्स होते हैं, ड्राइड पोटैटो फ्लेक्स, उनको बनाने के लिए हम इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है ड्रम ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, सन ड्राइंग और ऑस्मेटिक ड्राइंग। तो अगर आप अगेन ऑप्शन से जाओगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन चलो ऑप्शन से ही चाहते हैं। स्प्रे ड्राइंग कैंसिल हो गया क्योंकि स्प्रे ड्राइंग में क्या मिलती है, ड्रॉपलेट्स मिलती है, ओके। जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट होता है वो एटमाइजर के थ्रू ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब अगर हमें फ्लैक्स बनानी है, ठीक है, तो हम उन्हें ड्रॉपलेट्स में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। सन ड्राइंग भी इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है क्योंकि सन ड्राइंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आप सन ड्राइंग करेंगे तो कई घंटे लग जाते हैं आपके फूड प्रोडक्ट को ड्राई होने के लिए, और ये जो है ये एनवायरमेंटल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर आप बाहर यूं ही छोड़ देंगे धूप के अंदर तो ये भी हो सकता है कि वो आसपास से कुछ कंटामिनेटेड चीज़ें भी एब्जॉर्ब कर ले, मटेरियल एब्जॉर्ब कर ले, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इंडस्ट्रियल स्केल पे। लास्ट में आ जाएगा ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन मेनली हमारा लिक्विड जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे स्प्रे ड्राइंग, क्योंकि इसमें हम ऑस्मोसिस की मदद से वाटर को रिमूव करते हैं, तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन से जाते हैं तो भी ड्रम ड्राइंग आता है, आप समझ भी लेते हैं। ड्रम ड्राइंग में हम सब जानते हैं क्या प्रोसेस होता है, एक हमारा हीटेड ड्रम सरफेस होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसमें हम ऊपर से जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट होता है वो इनलेट करते हैं जो इसके सरफेस पे आता है, और ये जब ड्रम रोटेट करता है तो वो जो हीट कॉन्टैक्ट के कारण वो पर रोटेशन पे फूड प्रोडक्ट हमारा ड्राई हो जाता है, ऐसी हम रोटेशन की रेट रखते हैं। और यहाँ पे फिर लगे हुए होते हैं स्क्रैपर्स। स्क्रैपर्स क्या करते हैं, ये जो ड्राइड फूड प्रोडक्ट है इसको स्क्रैप कर लेते हैं और नीचे ये जो ड्राइड फूड प्रोडक्ट है एक कंटेनर के अंदर हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ड्रम ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट एडिटिव इन सॉल्ट प्रिवेंट्स द थायराइड कंडीशन नोन एज गोइटर। अब हम सबको पता है गोइटर एक डिजीज होती है जिसके अंदर जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती है और बाहर यूं गले से यूं इस तरह वो एक तरह से हैंग करने लग जाती है। आपने कई लोगों में गोइटर की प्रॉब्लम देखी होगी। साथ में इसके अंदर बॉडी में पेन्स रहता है, बोन्स में पेन रहता है। तो ये जो थायराइड की कंडीशन है उसको कम करने के लिए या फिर उस कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए इनमें से कौन सा हम एडिटिव इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट के अंदर। ऑप्शन है सोडियम कैजिनेट, टाइटेनियम ऑक्साइड, कॉकिनियल एक्सट्रैक्ट एंड लास्ट वन इज द पोटेशियम आयोडाइड। अब हम सबको पता है कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन जो मिनरल होता है वो मेनली हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तब हमें ये सारी प्रॉब्लम देखने में मिलती है, जैसे गोइटर जैसी प्रॉब्लम। ओके, तो आयोडीन का सप्लीमेंट आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम आयोडाइड। यानी पोटेशियम आयोडाइड अगर सॉल्ट में प्रेजेंट होता है तो हम गोइटर जैसी प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया आयोडीन मिनरल सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ थायरोक्सिन ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन। यानी एनएरोबिक नेचर का माइक्रोब इनमें से कौन सा है, हमें ये बताना है। ओके, तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए कॉलिस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, पेनिसिलम रोक्यूफोर्टी और डी है ई कोलाई। ई कोलाई हमारा एक फूड कंटामिनेंट है जो कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कॉलीफॉर्म फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट पेनिसिलम रोक्यूफोर्टी हमारा एक तरह से यीस्ट होता है और ये जो पेनिसिलम रोक्यूफोर्टी होता है ये ब्लू मोल्ड चीज मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, ठीक है। देन बात करें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये भी हमारा एक फूड कंटामिनेंट है और ये हमारा मेन पैथोजन है। ओके, सो इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और लास्ट में है ऑप्शन नंबर ए कॉलिस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ये इसका सही आंसर। ये तीनों एरोबिक नेचर के होते हैं, इनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती है। वहीं कॉलिस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो होता है वो हमारे एक डिजीज कॉज करता है फूड पॉइजनिंग से सिमिलर, जो मैंने आपको अभी बताई थी शुरुआत में भी कि कॉलिस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम कैन फूड के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये बोट्यूलिज्म नाम की डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये हमारा एनारोबिक नेचर का होता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ क्विक टेस्ट फॉर शुगर कंटेंट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ ब्रूइंग प्रोसेस और फॉर बियर। ब्रूइंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसकी वजह से हम फर्मेंटेशन के माध्यम से बियर का मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हमारे हाइड्रोमीट्री, बैबकॉक टेस्ट, वेट टेस्टिंग एंड सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमेट्री। यानी हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम किसी भी मतलब प्रोसेस की, खासकर ब्रूइंग प्रोसेस की जो शुगर कंटेंट होता है, शुगर कंसंट्रेशन होता है, उसे फाइंड आउट करते हैं। और इस जो शुगर कंसंट्रेशन होता है इसको हम ब्रिक्स की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान रखना दो चीज़ें हैं कि जो शुगर कंसंट्रेशन नापने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमेट्री किस फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर, तो वो होती है ब्रूइंग प्रोसेस, बियर मैन्युफैक्चरिंग की। और तीसरा जो हमारी ब्रिक्स जो है वो किसकी यूनिट होती है, तो वो हमारी शुगर कंसंट्रेशन को नापने की यूनिट होती है। कई जगह इसे डिग्री ब्रिक्स भी लिखा जाता है, ये जैसे यूँ लिखी जाती है 67 डिग्री ब्रिक्स, 57 डिग्री ब्रिक्स, ये हमारी शुगर कंसंट्रेशन को नापते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Now next question is that which of the following processing methods involve heating foods at high temperatures for short period of time in order to reduce the risk of food poisoning। यानी कि ये कह रहा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम तक हम अगर किसी प्रोसेसिंग में किसी फूड प्रोडक्ट को हीट करें ताकि उसके अंदर जो भी फूड पॉइजनिंग कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जिसे हम पैथोजेंस भी कहते हैं वो रिमूव हो जाए, तो इनमें से वह कौन सी प्रोसेस है। ऑप्शंस ब्लांचिंग, इरेडिएशन, पास्चराइजेशन, ओमिक। अगर मैंने यहाँ पे HTST लिख दिया है तो आप सबने डिटेक्ट कर ही लिया होगा, ये क्वेश्चन बात कर रहा है पास्चराइजेशन की, जिसमें हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी ये एक टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन, टाइम टेम्परेचर
कॉम्बिनेशन टेक्निक है जिसमें दो तरीके के आते हैं, एक तो होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम और दूसरा होता है LTLT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। LTLT की फुल फॉर्म है लॉन्ग टेम्परेचर लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ये LTLT की फुल फॉर्म है। तो इस टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशंस पे हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को हीट करते हैं ताकि उसके अंदर से सारे पैथोजेंस रिमूव हो जाए। नेक्स्ट वन इज व्हाट कॉज स्लाइस एप्पल्स टू टर्न ब्राउन। ऑप्शन से कैरेमलाइजेशन, ऑप्शन बी स्टेलिंग, ऑप्शन सी एंजाइम एक्टिविटी, ऑप्शन डी प्रोटीन डिग्रेडेशन। प्रोटीन डिग्रेडेशन तो एकदम गलत है क्योंकि ये किसी भी तरह की ब्राउनिंग शो नहीं करता। कैरेमलाइजेशन ब्राउनिंग शो करता है, लेकिन कैरेमलाइजेशन के लिए कंडीशन ये है कि हम प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हीट करें, इतना हीट करें कि उसके अंदर जो शुगर्स प्रेजेंट है, रिड्यूसिंग शुगर, वो मेल्ट हो जाए और ये जो शुगर्स मेल्ट हो रही है, हीट ट्रीट हो रही है, ये प्रोटीन की एब्सेंस में हो। तो यहाँ पे हीट का तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल सा लिखा हुआ है अगर हम एप्पल को डायरेक्टली स्लाइस करके इन दी नॉर्मल एनवायरनमेंट रख दे, तो ये भी गलत है। स्टेलिंग प्रोसेस भी गलत है क्योंकि स्टेलिंग क्या होती है, जब हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट है, खासकर स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट में भी जो स्टार्च है वो हमारा एमोर्फस स्टेज में हो जाता है या उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म को छोड़ देता है, ठीक है, और जब हम उसे वापस कूल डाउन करते हैं तो वो वापस क्रिस्टलाइन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेट्रोग्रेडेशन ऑफ स्टार्च। तो स्टेलिंग तो वो प्रोसेस है जिसमें, जैसे स्टेलिंग का अच्छा एग्जांपल है स्टेलिंग ऑफ ब्रेड, मतलब अगर हम फ्रिज में काफ़ी टाइम तक ब्रेड जो हीट बेकिंग करने के बाद फ्रेश ब्रेड होती है उसको रख देते हैं, आपने देखा होगा तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके स्टार्च के जो मॉलिक्यूल है वो रिक्रिस्टलाइज हो गए हैं, वापस आपस में एक तरह से अच्छे से जुड़ चुके हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्टार्च की वजह से होती है स्टेलिंग। तो इसका ऑप्शन से जाते तो भी आंसर आता एंजाइम एक्टिविटी। ओके, अब देखते हैं होता क्या है एंजाइम। अब ब्राउनिंग का हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि ब्राउनिंग दो तरह की होती है। एक होती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम से होती है, एंजाइम्स की प्रेजेंस के कारण होती है। ओके, और दूसरी होती है हमारी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। अब नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में दो तरह की ब्राउनिंग आती है। ब्राउनिंग तो आप सबको पता लग ही गया है कि फूड प्रोडक्ट ब्राउन कलर में, उनका कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है कुछ सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस के कारण। इसमें आ जाती है एक तो कैरेमलाइजेशन और दूसरी इसके अंदर आ जाती है हमारी मिलार्ड रिएक्शंस या मिलार्ड ब्राउनिंग। ओके, तो ये नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की टाइप्स है। अब वहीं बात करें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के जो कि हमारी इस फिनोमिनन के लिए, एप्पल के ब्राउन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें होता क्या है। देखो, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फिनोल ऑक्सीडेज। याद है मैंने इसका नाम अभी लिया था जब हमने देखा था कि ब्लांचिंग प्रोसेस के बारे में, तब भी मैंने कहा था इस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो उसका मेन रीजन यही होता है कि ब्राउनिंग कॉज करता है। ये जो फिनोल ऑक्सीडेज होता है ये ऑक्सीडेशन कॉज कर देता है, ऑक्सीडेशन कॉज कर देता है किस चीज की, डाइफिनाइल कंपाउंड होते हैं या फिनाइल कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं। ओके, वैसे तो डाइफिनाइल होते हैं लेकिन आप फिनाइल कंपाउंड भी लिखें जो फूड प्रोडक्ट के अंदर, उनका ऑक्सीडेशन कॉज कर देता है ये फिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम और उनसे बना देता है क्विनिन। और ये जो क्विनिन होते हैं, ये क्विनिन अंडर द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड नेचुरली, मतलब अगर आसपास में एनवायरनमेंट में अमाइनो एसिड, प्रोटीन की अमाइनो एसिड आपको पता ही है प्रेजेंट होती है हर फूड प्रोडक्ट में, अगर वो इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो ये ऑटोमेटिकली इन अमाइनो एसिड के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना देता है मेलेनिन। अब ये जो मेलेनिन होता है ये ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस ब्राउन कलर के लिए फूड प्रोडक्ट के अंदर। तो ये अगर रिएक्शन आपको ध्यान है तो आप पूरा अच्छे से समझा सकते हो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होती है। तो इससे आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में जो फिनाइल कंपाउंड होता है वो पार्टिसिपेट करता है फूड प्रोडक्ट का और उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है फिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, और इससे क्या बनता है, क्विनिन बनता है एक कंपाउंड, पहला प्रोडक्ट। और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्विनिन होता है ये तुरंत अपने आप ऑटोमेटिकली विद रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन इट्स एनवायरनमेंट कन्वर्ट हो जाता है मेलेनिन में, और मेलेनिन क्या होता है, ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। तो यहाँ से आपको पूरा समझ आ जाएगा।
Now next one is the which of the following does not have antimicrobial activities. Options are chlorophyll, organic acid, spice extract and D1 is the hydrogen peroxide. तो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो ऑर्गेनिक एसिड्स अगर हम फूड इंडस्ट्री में देखें तो फर्मेंटेशन के कारण काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट के इन ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन होता है. इनमें जो मेन आते हैं वो होते हैं सिट्रिक एसिड. 3 ऑर्गेनिक एसिड हम मेनली स्टडी करते हैं. दूसरा आता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, और तीसरा हमारा आ जाता है एसेटिक एसिड. तो ये 3 तरह के मेजर ऑर्गेनिक एसिड हमारे फूड फर्मेंटेशन से हमें देखने को मिलते हैं और ये तीनों क्या है एंटी माइक्रोबियल नेचर के होते हैं. आप सबको पता है अगर एसिडिक पीएच होगी तो माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. माइक्रोब्स जो होते हैं वो ऑप्टिमम पीएच या फिर न्यूट्रल पीएच के आसपास अच्छा ग्रो करते हैं, ठीक है. तो ये एक एंटी माइक्रोबियल हम कह सकते हैं एक्टिविटी शो करने वाले कंपाउंड है. दूसरा स्पाइस के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में और आज भी बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें स्पाइसेस एज अ हम कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है. उसका मेन रीज़न ये है कि स्पाइसेस के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है. खासकर जो क्लोव्स होते हैं और क्लोव्स जैसी और स्पाइसेस होती है उनके अंदर टर्मरिक हो गया, इसके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है. जो इंडियन स्पाइसेस है उनके अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है. थर्ड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप सबको पता है एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है और इसका मेन यूज़ हम एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट इस्तेमाल करते हैं एलपी सिस्टम में, जो मिल्क में इस्तेमाल होता है लैक्टोपेरोक्सीडेज प्रोसेसिंग या फिर लैक्टोपेरोक्सीडेज सिस्टम में, ठीक है. तो ये तीनों तो हमारे हो गए एंटी माइक्रोबियल नेचर के. ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो हमारा एंटी माइक्रोबियल नेचर का नहीं होता. ये क्या होता है हमारा क्लोरोफिल, हम सबको पता है एक तरह का प्लांट पिगमेंट है और ये प्लांट को इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम विच प्लांट सोर्स इज ग्लूटेन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ग्लूटेन हम सबको पता है कि वीट जो होता है वो मेन सोर्स होता है ग्लूटेन का. और ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन एक तरह से नेचुरल प्रोटीन होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि वीट के अंदर पाया जाता है. तो कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है ग्लूटेन कार्ब्स है या फिर प्रोटीन है. तो ग्लूटेन जो है वो वीट के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है. और कई लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी भी होती है, उनको डायरिया होता है, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम भी ग्लूटेन रिच फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करने पर देखने को हमें मिलती है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट वन इज HDL आर सिंथेसाइज्ड इन. अब HDL हम सबको क्या पता है क्या होता है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को हम कहते हैं HDL. और इनका जो एक और नाम से हम इन्हें जानते हैं वो क्या है? वो है हमारा HDL को हम दूसरे नाम से जानते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल. अब इनको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? HDL का जो मेजर फंक्शन हमारी बॉडी में ये होता है कि जो हमारे डिफरेंट सेल्स पे जो एक्स्ट्रा फैट होता है या हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ये जो HDL है वो वापस ले आते हैं लीवर के पास, जहाँ पे उनका प्रॉपर हम कह सकते हैं सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है. और ये जो HDL है ये बनते कहाँ है? अब हमें ये बताना है. तो ये बनते भी लीवर में है. तो लीवर ही वह जगह है जहाँ पे ये अलग अलग जगह से जो भी फैट होता है उसे इकट्ठा करके लीवर में डिपॉजिट करते हैं और वहीं लीवर में ये बनते भी हैं. तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर. नेक्स्ट बात करें फॉर द रिकवरी ऑफ सिट्रिक एसिड आफ्टर फर्मेंटेशन CaOH2 इज एडेड टू द स्लरी. अब हमें बताना है कि जो सिट्रिक एसिड मान लो हमने फर्मेंटेशन से बना लिया, ये यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में पूरा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है. तो हम इसमें जब CaOH केमिकल ऐड करते हैं तो सिट्रिक एसिड को हम किस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेट कैल्शियम सिट्रेट, प्रेसिपिटेट कैल्शियम फॉस्फेट और प्रेसिपिटेट कैल्शियम सल्फेट. अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कैल्शियम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं सिट्रिक एसिड के अंदर तो जो ये कैल्शियम का मॉलिक्यूल है ये रिएक्ट करेगा विद द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और क्या बना देगा? कैल्शियम साइट्रेट बना देगा. ओके. और ये जो कैल्शियम साइट्रेट है
ये बाद में यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी जो लिक्विड फॉर्म में सिट्रिक एसिड था वो सॉल्ट की फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उसे हम इजीली रिकवर कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम साइट्रेट, बिकॉज कैल्शियम एंड सिट्रिक एसिड फॉर्म we can say that complex salt. Next one is agar is a type of vinegar produced from. So नेम से ही पता लग रहा है ये किससे बनेंगे, LA से बनेंगे। अब LA क्या होता है, LA is a type of beer or style of beer. Okay, so it is a type of beer which is used as the medium for the fermentation, और बाद में एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू हमें विनेगर प्रोडक्शन इससे देखने को मिलता है, LA से। Next one is the support material for immobilization of cells of Bacillus subtilis is, options are ion exchange resin, option B is gelatin, option C is anthracites, and option D is agarose and carbodiamides. So अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्रोज। अब हो क्या रहा है वो समझते हैं। एग्रोज जो होता है वो एक तरह का जेल कंसिस्टेंसी वाला, पोरस जेल कंसिस्टेंसी वाला नेचुरल पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, आप सबको पता है बैसिलस सबटिलिस एक बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया है जो कि डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है और उसे कंटामिनेट करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्रोस है ये इसको ट्रैप कर लेता है क्योंकि इसका पोरस जेल लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो बैसिलस सबटिलिस के बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर पूरी तरीके से, जैसे मान लो ये बैसिलस सबटिलिस के ये बैक्टीरिया हैं, ये पूरी तरीके से एंट्रैप हो जाते हैं इस जेल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, सो इस वजह से, और अब यहाँ पे सवाल आएगा ये कार्बोडिमाइड्स क्या है, ये जो होते हैं ये एगेरोस का कंपोनेंट होते हैं, इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों मिलकर ही इस बैक्टीरिया को एक तरह से ट्रैप कर लेते हैं बिकॉज दे हैव जेल लाइक कंसिस्टेंसी, और ये क्या है, एक तरह के नेचुरल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन जिंक आयन। Options are carboxypeptidase, phosphorylase, B kinase, and then we have tyrosine hydroxylase, and last one is the phosphodiesterase. तो अगर इसमें हम सही आंसर ढूंढे तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए। अब होता क्या है, ये जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए होता है ये एक मेटेलो प्रोटीएज होता है। अब प्रोटीएज का मतलब आप सबको पता है वह एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को तोड़े या फिर प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन को उसके तोड़े। तो ये एक मेटलो प्रोटीएज होता है, यानी इसको अपनी एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी शो करने के लिए मेटल आयन की ज़रूरत पड़ती है और वो मेटल आयन होता है जिंक। अगर जिंक आयंस की फॉर्म में इसके साथ में अटैच नहीं होंगे तो ये जो है ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा, और ये जो है अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी में क्या करता है, ये क्या करता है, जो भी हमारे प्रोटीन की चेन होती है या पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये उस प्रोटीन को उसके कार्बोक्सी एंड या फिर कार्बन वाले टर्मिनल से तोड़ देता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो इस वजह से जो जिंक की आयन की रिक्वायरमेंट जिस एंजाइम को होती है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। नेक्स्ट वन इज स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अब हम सबको पता है कि फूड इंडस्ट्री में जो रेडिएशन का इस्तेमाल आजकल किया जाता है फॉर द स्टेरिलाइजेशन पर्पस, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और फास्ट होता है, और इसमें भी जो गामा रेज होती है, अल्फा बीटा और गामा हालांकि तीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गामा रेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है फूड प्रोडक्ट के अंदर, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। ओके, और इस प्रोसेस का अगर हम नाम देखें तो वो होता है रेड स्टेरिलाइजेशन भी इसे कह देते हैं, इरेडिएशन भी इसे ही कह देते हैं। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स वह आइसोटोप्स होते हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है, और रेडियो टाइप तो शायद कुछ होता भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड स्टेरिलाइजेशन, जिसे हम रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन कह देते हैं। So this is all about today. We discussed around 25 important question in the today's session, and जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको शुरुआत में जो कोर्सेज बताए थे अगर उनमें इनरोल होना है या फिर इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है
या फिर आपको फ्री में क्वालिटी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं अलग अलग एग्जाम्स के, अलग अलग फील्ड्स के, जिनमें फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप हमारे फूड टेक ऑनलाइन ऐप पर एक बार ज़रूर विजिट करें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और जो कोर्स की प्राइजेस वगैरह है उनके लिए आप व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐप पे भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।